तो हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का हिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप लोग को दो वर्ल्ड वॉर इसमें पढ़ने हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से एक वर्ल्ड वॉर आपके पेपर में आएगी निश्चित है। आप दोनों को दिमाग में रखना, क्योंकि आपके पेपर में जो भी वर्ल्ड वॉर है उसको बहुत अच्छे, लेकिन आपका एक क्वेश्चन तो पक्का ही है। ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारणों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध था, आपने बहुत लोगों को सुना होगा वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई। लेकिन वर्ल्ड वॉर जो होती है इसके कारण क्या रहा? इसका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, जो फर्स्ट हम लोग की वर्ल्ड वॉर थी, इसका कारण क्या रहा, कॉजेस क्या रहे? ठीक है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस क्या कारण रहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। परिचय से शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि इंट्रोडक्शन इसका क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? आपको याद होगा 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक। 20वीं सदी की पहली और सबसे विनाशकारी वैश्विक घटना थी। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था, जो 20वीं सदी की पहली और सबसे विनाशकारी क्या थी? घटना, वैश्विक ग्लोबल एक घटना थी, मतलब वैश्विक स्तर की घटना थी, जिसमें यूरोप के लगभग सभी बड़े देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध में उतर गए। जिसमें यूरोप के लगभग सभी बड़े देश थे वो एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध में उतर गए। यह युद्ध केवल सैन्य टकराव नहीं था, यह युद्ध केवल एक सैन्य टकराव नहीं था, मतलब सैनिकों का ही टकराव नहीं था, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और कानूनी व्यवस्थाओं को भी गहराई से प्रभावित करने वाला एक संघर्ष था। ध्यान रखना, मतलब प्रथम विश्व युद्ध खाली दो लोगों के, आज भी आप देखो अगर मेन दो लोगों में लड़ाई होती है, इसका ये थोड़ी कि सिर्फ शारीरिक ही पीड़ा होगी। लोग मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं, लोग आर्थिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं, लोग सामाजिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं। अगर भाई किसी पे केस लग गया, उसकी तो इमेज डाउन हो गई। केस लग गया सर में, वो पैसे भी उसके आर्थिक पैसे खर्च कर रहा है, वो अपनी बेल के लिए जो भी हो गया, आर्थिक रूप से वो पीड़ित हो गया। ठीक है, मेंटली वो टॉर्चर हो रहा है दिमाग में। इसीलिए जो प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था उसमें केवल दो सैनिक ही नहीं टकराए थे आपस में, बल्कि यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और कानूनी व्यवस्थाओं को भी गहराई से प्रभावित करने वाला एक संघर्ष था प्रथम विश्व युद्ध। एक लॉ स्टूडेंट के रूप में इस युद्ध को यह समझना आवश्यक है, क्योंकि इसके फलस्वरूप अनेक अंतरराष्ट्रीय संधियां, जो ट्रीटीज कहते हैं, हम लोग संधियों का कहते हैं हम लोग इंग्लिश में ट्रीटीज, कानूनी सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आए थे। ठीक है, एक लॉ स्टूडेंट के रूप में इस युद्ध को समझना आवश्यक है, क्योंकि इसके फलस्वरूप अनेक अंतरराष्ट्रीय संधियां, जिन्हें हम लोग ट्रीटीज कहते हैं, कानूनी सिद्धांत और जो अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आए थे। यह युद्ध का एक गहन पार्ट, यह युद्ध एक गहन पार्ट है कि जब अंतरराष्ट्रीय कानून की अनदेखी होती है, यह युद्ध एक गहन पार्ट है, एक सीख है कि जब भी अंतरराष्ट्रीय कानून की अनदेखी होती है तो उसका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। जब भी एक अंतरराष्ट्रीय कानून की अनदेखी होगी तो उसका परिणाम कितना विनाशकारी होगा। समझ में आ गया प्रस्तावना? चलो भाई, आप देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण, जो इसके बारे में कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के कारण बहुत जटिल और परतदार थे। मतलब एक परत खोलोगे, दूसरी परत खोलोगे, तीसरी परत खोलोगे, मतलब परत से परत 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 खुलती चली जाएंगी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण कहते बहुत ही जटिल थे, टिपिकल भी थे और परतदार थे। नीचे इन कारणों की विस्तार से व्याख्या की जा रही है, जो हम नीचे अगले पेज पे पढ़ेंगे तो उसकी विस्तार से व्याख्या उसमें हम लोगों ने की है। क्या क्या भाई की गई है? पहला हो गया राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। बहुत सबसे बड़ा कारण था नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद की भावना तीव्र हो चुकी थी। मतलब जो यूरोप के जो विभिन्न देश थे, यूरोप एक बहुत बड़ा एक संगठन था कई देशों का, तो यूरोप के जो अलग अलग देश थे उसमें राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की भावना, मतलब हम राष्ट्रवादी हैं, मतलब मेरे इंडियन, मतलब फ्रांसीसी, मतलब जो भी लोग थे वो अपने जाति के लिए लड़े। मतलब जैसे अभी जाति की लड़ाई होती है, उस समय नेशनलिज्म की लड़ाई हो रही थी, वो वर्ल्ड वॉर हो गई थी। अभी जात के लोग लड़ते हैं, ब्राह्मण, दलित, ये वो और बेवकूफ इंसान है वो। खैर, तो यूरोप में जो विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद की भावना तीव्र हो चुकी थी। विशेषकर जर्मनी में नवजागरण के बाद अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की भावना थी। जब जर्मनी में जब से जो नवजागरण हुआ था, नवजागरण के बाद जर्मनी में क्या हुआ था, पुनर्जागरण से हम लोग कहते हैं, उसके बाद उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की भावना थी, उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की बहुत चुल थी एक तरीके से। मेरे अंदर भावना बनी यार, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो नया नया बदमाश बना होता है, तो उसके अंदर बहुत चुल होती है। तो ये तो नहीं है कि
जो समंदर समंदर नहीं उपनाते, तलैया उपना जाती है, तो तलैया जो होती है वो ज्यादा उपनाती है, तो जर्मनी तलैया बनी थी, नहीं नहीं, तो वो उपना ज्यादा रही थी, उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की बहुत ज्यादा भावना थी। फ्रांस अभी भी 1870 से 1871 के फ्रैंको प्रशियन युद्ध में हारी एल्सिस लोरेन क्षेत्र की हार का बदला लेना चाहता था, और फ्रांस अभी भी जो 1870 से 71 के जो फ्रैंको प्रशियन जो थे, पर्शियन, अरे पर्शियन वाला युद्ध हुआ था, जो फ्रैंको पर्शियन के बीच युद्ध में जो हारी, जो एल्सिस लोरेन के क्षेत्र की हार थी, एल्सिस लोरेन वाली क्षेत्र की हार का जो वो बदला वो फ्रांस अभी भी लेना चाहता था। और स्लाव जातियां जो थी, जिसे ऑस्ट्रिया हंगरी के शासन से आजादी चाहती थी, और जो स्लाव जातियां थी वो ऑस्ट्रिया जो हंगरी का शासन था उससे वो आजादी चाहती थी, और सर्बिया उनका नेतृत्व कर रहा था। सर्बिया क्या कर रहा था, उनका नेतृत्व कर रहा था, वो आजादी चाहती थी। ये राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा कारण दिखा, और यह राष्ट्रवाद युद्ध की जमीन तैयार कर रहा था। यही राष्ट्रवाद क्या था, युद्ध की एक तरीके से होता है, एक जमीन तैयार कर रहा था, एक लेयर तैयार कर रहा था, जहाँ प्रत्येक देश खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहता था, और जहाँ में प्रत्येक क्षेत्र बताना चाहता था, मतलब होता है दो बदमाश, दो लोग हैं, हम बदमाश, वो बदमाश, हम बदमाश, वो बदमाश, दोनों बर्बाद हो गए, ठीक है, तो सबको ही नुकसान हो गया। तो यह राष्ट्रवाद जो है युद्ध की जमीन तैयार कर रहा था, जहाँ प्रत्येक देश खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहता था। दूसरा बहुत बड़ा कारण था, एक था सैन्यवाद, यानी मिलिट्रिज्म, मतलब सैन्यवाद, मतलब सैनिकों का एक पूरा तरीके से, मतलब अपने सैनिकों की अपना युद्ध श्रेणी दिखाना या युद्ध कौशल दिखाना, ये सब चीजें। युद्ध से पहले के दशकों में यूरोप के प्रमुख देशों, मतलब युद्ध से पहले के दशकों में जो यूरोप के प्रमुख देश है, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, में हथियारों की होड़ शुरू हो चुकी थी। मतलब युद्ध से पहले ही पहले के जो दशकों में यूरोप के जो प्रमुख देश थे, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, इनमें जो हथियारों की होड़ भैया चालू हो चुकी थी पहले ही। और जर्मनी और ब्रिटेन में नौसेना की प्रतिस्पर्धा चरम पर थी, और जर्मनी और जो ब्रिटेन है उसमें जो नौसेना थी, मतलब जो एक तरीके से नहीं, अरे नौसेना मतलब नहीं, जल वाली सेना, हाँ, उसकी जो प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था, उन दोनों में बहुत ज्यादा चरम पे था, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे था। बड़े सैन्य बजट, आधुनिक हथियार और युद्ध अभ्यास, सभी देशों ने खुद को युद्ध के लिए तैयार कर लिया था। मतलब बड़े सैन्य बजट बना लिए थे, आधुनिक हथियार और जो युद्ध अभ्यास से सभी देशों ने क्या कर लिया था, युद्ध के लिए अपने आप को स्वयं ही तैयार कर लिया था। यह मानसिकता एक वॉर रेडी यूरोप बना रही थी, और यही मानसिकता, मतलब युद्ध के लिए तैयार होने वाली मानसिकता, जैसे अगर हमें लड़ाई नहीं लड़नी है तो मेरे दिमाग में मानसिकता नहीं होगी लड़ाई, अगर मैं दिमाग में बैठा इसको मारना है, वो मानसिकता मेरी तैयार हो गई है, वॉर रेडी हम हो चुके हैं, तो हम उसको वॉर को होने से कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो यह मानसिकता जो थी वॉर रेडी यूरोप बना रही थी, जहाँ एक छोटी सी चिंगारी से बड़ा युद्ध हो सकता था, जहाँ एक छोटी सी चिंगारी से क्या हो सकता था, बड़ा सा युद्ध हो सकता था। समझ में आ रहा है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ जितना मेरे से हो सकता है, ठीक है। गठबंधन प्रणाली देखते हैं, गठबंधन प्रणाली देखेंगे, इसे अलायंस सिस्टम कहते हैं। प्रमुख गठबंधन हुआ था संधि, और देश किनके किनके बीच में होता है। एक ट्रिपल अलायंस हुआ था 1882 में, जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में हुआ था। ट्रिपल एंटेंट हुआ था 1907 में, फ्रांस और रूस और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। फिर देखते हैं भाई, यह प्रणाली एक सुरक्षा उपाय के रूप में बनी थी, और यह प्रणाली क्या थी, एक सुरक्षा उपाय के रूप में बनी थी, परंतु यह युद्ध का कारण बन गई। परंतु क्या बन गई, यह युद्ध का कारण बन गई, क्योंकि एक देश पर हमले की स्थिति में पूरा गठबंधन उसमें शामिल हो जाता था। मतलब गठबंधन तो करा गया था किसके लिए, सपोज करो हमारी आपकी मित्रता, जैसे हम तुम तीन लोग एक जगह बांध दिए गए कि एक कड़ी से, मतलब देखो ना, हथकड़ी से बांध दिए गए, और कह दिया भाई भाई ये अपनी जान बचानी है तो दौड़ो। तो यार हम अगर मेरे भाई, अगर हमें जान बचानी है, एक बंदा लेट गया तो हमें तो उसे चोट लगेगी, तो हमें तो उसे बचाना ही पड़ेगा। अगर वो मर गया तो हथकड़ी हम खड़े लेंगे कैसे, अगर हमें दौड़ना है कंटिन्यूसली और एक बंदे के चोट लग गई, उसे हम खड़े थोड़ी पाएंगे, हथकड़ी अगर लगी हुई है। तो यह प्रणाली करी तो गई थी सुरक्षा के उपाय के लिए, परंतु यह युद्ध का कारण बन गई, क्योंकि एक देश पर हमले की स्थिति अगर होती थी, उसमें पूरा गठबंधन उसमें शामिल हो जाता था। अगर एक देश पे हमला होता था तो पूरा गठबंधन उसके में शामिल हो जाता, जिससे वो युद्ध का एक रूप ले लेती थी। समझ में आ रहा है, चलिए। उपनिवेशवाद और आर्थिक प्रतिस्पर्धा, उपनिवेशवाद और आर्थिक प्रतिस्पर्धा यह था, यानी इम्पेरियलिज्म और इकोनॉमिक राइवलरी, ठीक है, जो इम्पेरियलिज्म और इकोनॉमिक राइवलरी का था। तो यूरोप की शक्तियां अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश स्थापित करने के लिए आपस में टकरा रही थी। यूरोप की जो शक्तियां थी अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश जो अपना था वो स्थापित करने के लिए आपस में टकरा रही थी।
ब्रिटेन और फ्रांस पहले से शक्तिशाली औपनिवेशिक राष्ट्र थे। ब्रिटेन और फ्रांस पहले से ही शक्तिशाली औपनिवेशिक राष्ट्र थे, लेकिन जर्मनी नई शक्ति बनकर उभर रहा था और इसका विरोध हो रहा था। ठीक है, और जर्मनी क्या था, एक नई शक्ति बनकर उभर रहा था, इसका विरोध हो रहा था। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो मोरक्को संकट जो हुआ था 1905 और 1911 में, फ्रांस और जर्मनी के बीच इसमें टकराव हुआ और यह टकराव यूरोप में शक्ति संतुलन को अस्थिर कर रहा था। और यही टकराव क्या था, यूरोप में जो शक्ति संतुलन था उसको अस्थिर कर रहा था, अनस्टेबल कर रहा था। बल्कन संकट, एक जो बल्कन क्राइसिस हुआ था, बल्कन संकट, वो देखते हैं। तो बाल्कन क्षेत्र, जो बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था। वहां स्लाव जातियों की आजादी की मांग थी और ऑस्ट्रिया हंगरी इसे दबा रहा था। वहां क्या था, स्लाव जातियों की आजादी की मांग थी, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी इसे दबा रहा था। 1912-1913 में बाल्कन युद्ध हुए। 1914 में गैब्रिलो गैब्रिलो प्रिंसिप नामक एक सर्व राष्ट्रवादी ने ऑस्ट्रिया के युवराज आर्चर्ड आर्चर्ड युक्त फ्रांज और फर्डिनेंड की हत्या कर दी थी। 1914 में उन्होंने क्या करा था, जो गैब्रिलो प्रिंसिप नामक एक सर्व राष्ट्रवादी ने क्या करा, ऑस्ट्रिया के जो युवराज थे ऑर्चर्ड युक्त फ्रांज फर्डिनेंड की क्या कर दी थी, हत्या कर दी गई थी। और यही वह तत्कालिक कारण होना जिसने युद्ध को भड़का दिया था। जैसे ही उनकी हत्या हुई, ऑस्ट्रिया के जो युवराज थे, वही वही वो एक तत्कालिक कारण बन गया था जिसने युद्ध को भड़का दिया था और भाई बहुत तेजी से युद्ध होने की स्थिति बन गई थी। और तात्कालिक कारण यानी इमीडिएट कॉज कौन कौन सा था, 28 जून 1914 को जो साराजेवो, जो बोस्निया में जो ऑर्चर्ड युक्त फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या हुई थी। ठीक है, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया। ऑस्ट्रिया ने क्या दिया, सर्बिया को अल्टीमेटम दिया, जिसे अस्वीकार करने पर उसने युद्ध घोषित किया। और फिर रूस ने सर्बिया का समर्थन किया। रूस सर्बिया के पास गया, उसने उसका समर्थन किया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का समर्थन किया और जल्द ही पूरा यूरोप दो हिस्सों में बट गया था। जैसे दो हिस्सों में बटा, ये उनसे लड़ने लगे, ये उनसे लड़ने लगे। समझ में आ गए, तो तत्कालिक कारण भी समझ में आ गए होंगे, हत्या के बाद ही रहे। ठीक है भाई, कानूनी दृष्टिकोण देखते हैं हम, लीगल पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की विफलता रही है। कोई ऐसा प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं था जो संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल कर सके। जैसा भी यूएन संघ है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो संघ जो बना रखा है, जिसमें सबके हस्ताक्षर हैं, जिससे कोई संघ है ऐसा जिसमें सबके हस्ताक्षर है, कोई आपस में लड़ नहीं सकते, जो भी है। तो पहले के टाइम पे ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय संघ नहीं था, संगठन नहीं था जो संघर्ष हो रहे थे यूरोप में उनको शांतिपूर्ण ढंग से हल कर सके। युद्ध से पहले हेग सम्मेलन, युद्ध से पहले क्या हुआ था, हेग सम्मेलन 1899 में साथ में हुए थे, जिसमें युद्ध नियमों को तय करने की कोशिश की गई थी। जिसमें क्या करी गई थी, जिनमें युद्ध नियमों को तय करने की कोशिश की गई थी, पर उन्हें अनदेखा कर दिया गया था। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो जर्मनी ने न्यूट्रल बेल्जियम पर हमला किया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था। जर्मनी ने क्या कहा, न्यूट्रल बेल्जियम पर हमला कर दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था, जो 1839 की संधि के दौरान हुआ था। ठीक है, समझ में आ रहा। युद्ध अपराध और दायित्व, युद्ध अपराध और दायित्व को देखेंगे तो युद्ध के बाद जो वर्सैलिस ट्रीटी मतलब संधि थी 1919 में हुई थी, जर्मनी को युद्ध के लिए पूरी तरह दोषी ठहराया गया था। जर्मनी को युद्ध के लिए पूरी तरह से दोषी ठहरा दिया गया था। इसे वॉर गिल्ट क्लॉज कहा गया था, इसे वॉर गिल्ट क्लॉज कहा गया था, जो आर्टिकल 231 के अंतर्गत था। लॉ इनफैक्ट इसमें क्या पड़ा, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून ने राज्यों की जिम्मेदारी यानी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का आरंभिक उदाहरण था, जहां एक देश को युद्ध के लिए वित्तीय और कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया गया था। जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस का गठन करा गया था। कैसे, युद्ध के बाद 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई ताकि भविष्य में इस तरह के संघर्ष टाले जा सके। युद्ध के बाद 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई ताकि जो भविष्य में इस तरह के संघर्ष टाले जा सके। आज के संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का पूर्वज है, और आज के संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की बात में करा था, यूएन, ठीक है, तो यूएनओ का क्या है, एक पूर्वज है। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना उसमें करी गई थी युद्ध के बाद, और यूएनओ का जो अभी के टाइम पे यूएनओ चल रहा है, जो भविष्य में इस तरह के संघर्ष टाले जा सके। और आज के टाइम पे यूएनओ का जो यूएनओ इसका मतलब एक तरीके से ग्रांड सन है, और वो ग्रांड फादर कौन है, लीग ऑफ नेशंस है यूएनओ। समझ में आ गया। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों से उत्पन्न कानूनी परिवर्तन कौन कौन से हुए। पहलू और कानूनी परिवर्तन के अंतरराष्ट्रीय संबंध,
युद्ध के नियमों को कठोरता से स्थापित करने की कोशिश की गई। जो युद्ध के नियम होते हैं उसको कठोरता से स्थापित करने की कोशिश की गई। अभी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर शुरू हुई थी तो वो तभी हुई थी, दो तीन में याद रखना, जब वो अपने सीमा को लांग जाता है कोई, तभी आप उसकी जवाबदेही कर सकते हो, क्योंकि टेररिज्म का कोई वो नहीं होता है, रूप नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रों की जवाबदेही। वर्सैलीज ट्रीटी में जर्मनी की जिम्मेदारी तय की गई थी। मानवता के विरुद्ध अपराध हुए थे तो जर्मनी के युद्ध अपराधों की आलोचना, हालांकि नूरेनबर्ग ट्रायल वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हुआ था, लेकिन जो नूरेनबर्ग ट्रायल था वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हुआ था। शांति बनाए रखने की लीग ऑफ नेशंस का गठन, जो बाद में संयुक्त राष्ट्र में परिवर्तित हो गया था। लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ जो बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। सोचो इतना बवाल होने के बाद भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई जाता है, तो उसके भी अलग कारण रहे होंगे। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। इसका मैं परिवर्तन देख लिया। इसका और एक पहलू क्या था, संस्थाएं भी इसकी बनी रही। डिवीजन चार्ट देखते हैं, डिवीजन चार्ट, तो उसके क्या कारण रहे और विवरण देखेंगे। तो राष्ट्रवाद, आक्रामक राष्ट्र गौरव बना रखा था इसने, आक्रामक राष्ट्र गौरव बना दिया। सैन्यवाद से हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी, युद्ध की तैयारी करने लगे थे। वॉर माइंडसेट बना लिया था सबने। गठबंधन बढ़ाई, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटिटी बनाई गई थी शांति के लिए, लेकिन वही सब क्या बन गए, युद्ध की मतलब जमीनी स्तर तैयार कर दिया। उपनिवेशवाद देखेंगे तो अफ्रीका और एशिया में टकराव हुए। बाल्कन संकट हुआ तो स्लाव राष्ट्रवाद, ऑस्ट्रिया सर्बिया तनाव बना रहा। तात्कालिक कारण क्या था, आर्चड्यूक की हत्या हो गई थी 28 जून 1914 में, वही तत्कालिक कारण बना रहा। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, 110% आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और यहाँ पे हम लोग का निष्कर्ष आखिरी में आता है कि प्रथम विश्व युद्ध केवल बंदूकों और टैंकों की लड़ाई नहीं थी, ध्यान रखना, यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राष्ट्रवाद, कूटनीतिक विफलताओं और कानूनी संस्थाओं की कमजोरी का भी एक परिणाम था। इस युद्ध ने दिखा दिया कि जब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की उपेक्षा होती है, उनको नहीं माना जाता, तब जब शक्ति संतुलन की नीति चलती है और जब न्यायपूर्ण संवाद की बजाय सैन्य बल का प्रयोग होता है, तब मानवता पर आपदा आती है। एक लॉ स्टूडेंट के रूप में यह युद्ध हमें सिखाता है कि कानून केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दृढ़ और प्रभावी होना चाहिए, तभी हम युद्धों और विनाश से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे हम लोग का ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरा समाप्त हो गया। मेरे हिसाब से आपको मैंने मुझे जितना जितना अच्छे से आपको समझा सकता मैंने आपको समझा दिया। पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ खत्म हो गया। हम लोग आगे अगला सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे आगे, और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो 1.5x की स्पीड ला के आप एक दो बार देखेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसी वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।